आज का जो हमारा स्टडी पॉइंट है क्लास 12th के लिए, वो स्टडी पॉइंट है oogenesis इन फीमेल, स्त्री में अंड जनन। लेकिन उससे पहले कमेंट के ज़रिए कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, जिसका आंसर एक्सप्लेन करने के बाद, आंसर देने के बाद हम रिटर्न अपनी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन कमेंट में कमेंट करके आया है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सर्टोली की कोशिकाएं। तो जो सर्टोली की कोशिकाएं हैं वो कहाँ होती हैं? तो इसका आंसर है सर्टोली की कोशिकाएं टेस्टिस में होती हैं। सर्टोली की कोशिकाएं कहाँ होती हैं? टेस्टिस में होती हैं। और इनका जो प्रमुख कार्य है, सर्टोली सेल का जो मेन फंक्शन है वो है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना मेन फंक्शन होता है। दूसरा क्वेश्चन है ग्राफियन पुटिकाएं कहाँ होती हैं? तो ग्राफियन पुटिकाएं, अभी तो इस टॉपिक की चर्चा होने वाली है, अभी oogenesis में मिलेगा ये ग्राफियन पुटिकाएं। तो ग्राफियन पुटिकाएं फीमेल ओवरी में होता है। अगला क्वेश्चन है अनिषेक जनन क्या है? अनिषेक जनन क्या होता है? तो जिस तरह से आपको प्लांट केस में हमने बताया था कि अनिषेचन माने पार्थेनोकार्पी वह प्रक्रिया होती है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के किसी चीज़ का डेवलपमेंट होना, किसी चीज़ का डेवलपमेंट होके या उसमें क्लेबज होना। ठीक उसी तरह से ह्यूमन केस में भी यही चीज़ होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही अंडाणु में विदलन होना। विदाउट फर्टिलाइजेशन अंडाणु माने ओवम में क्या क्लेवेज की क्रिया होना। तो यहाँ पे अनिषेक जनन माने यही होता है कि बिना निषेचन के अंडाणु में विदलन शुरू होना अनिषेक जनन है। शरीर में लवण तथा जल का उत्सर्जन कौन करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में लवण तथा जल का उत्सर्जन करने वाले अंग क्या है? तो वो है किडनी, ब्रिक। और ह्यूमन में ब्रिक की नंबर ऑफ 2, मतलब 2 ब्रिक होता है। अगला, मनुष्य में कार्पस ल्यूटियम का प्रमुख कार्य क्या है? तो ह्यूमन में कार्पस ल्यूटियम का प्रमुख कार्य होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन का। तो इस तरह से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आए हुए क्वेश्चन का आंसर दिया गया। और अगर टॉपिक को एक्सप्लेन करते समय आपकी माइंड में भी कोई एक नंबर के क्वेश्चन आपके माइंड में पुटअप हो रहा है या अराइज हो रहा है, तो आप उसे कमेंट के ज़रिए आप मुझसे उस क्वेश्चन के हल को आप पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन के आंसर को हम बता सकते हैं यहाँ से। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट। हमारा टॉपिक क्या है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है oogenesis, फीमेल में oogenesis की टॉपिक। तो अंड जनन कैसे होता है फीमेल में, ये प्रक्रिया हमको पढ़ना है। तो फीमेल में अंड जनन की जो स्टार्टिंग है वो होता है एपिथेलियल। फीमेल में ओवम अथवा कह लेंगे कि ओवरी का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है एपिथेलियम सेल की प्राथमिक जनन कोशिकाएं से। प्राथमिक जनन कोशिकाओं से, जिसकी इंग्लिश होती है प्राइमरी जर्म सेल। तो आप एक लाइन में बता सकते हैं कि oogenesis की प्रोसेस की जो स्टार्टिंग होती है वो एपिथेलियल सेल के प्राइमरी जर्म लेयर सेल से शुरू होता है। और जिस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया 3 स्टेप में कंप्लीट हुई थी, ठीक उसी तरह जो फीमेल में oogenesis है, ये फीमेल में oogenesis की प्रोसेस भी
3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। अब उस स्टेप का नाम जानते हैं यहाँ कौन कौन सा स्टेप है। तो स्टेप फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन स्टेज, दूसरा है ग्रोथ स्टेज, नेक्स्ट है मैचुरेशन स्टेज। मैचुरेशन स्टेज। तो इस तरह से ये 3 अवस्था है जिसके अंतर्गत ओजेनेसिस की प्रक्रिया खत्म होती है। तो फर्स्ट स्टेज की स्टडी करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन स्टेज। तो यहाँ कहते हैं इसको प्राइमरी जर्म सेल, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन स्टेज की स्टार्टिंग होती है वो प्राइमरी जर्म सेल से होता है, और प्राइमरी जर्म सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। तो आप यहाँ इसे नाम देंगे प्राइमरी जर्म सेल। ये हुआ प्राइमरी जर्म सेल। और मैंने कहा कि इसमें माइटोसिस होता है। अब यहाँ इसमें क्या करते हैं, माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस के पश्चात कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बना। तो यहाँ पे 2 सेल बन गया। और माइटोसिस हो रहा है तो इसका मतलब क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल से बने हुए 2 सेल में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ समसूत्री विभाजन है तो गुणसूत्र की संख्या भी बराबर। अब प्राइमरी जर्म सेल में जब माइटोसिस हुआ तो माइटोसिस के पश्चात फिर 2 सेल बने, 2 सेल में फिर माइटोसिस सेकेंड हुआ। यहाँ सेकेंड माइटोसिस लिख सकते हैं। तो सेकेंड माइटोसिस हुआ तो 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ जो ये है। अब यहाँ थर्ड माइटोसिस अगर आप करते हैं, थर्ड माइटोसिस, तो कुल मिलाकर 8 सेल का फॉर्मेशन हुआ, 8 सेल बने। इस तरह से स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन स्टेज खत्म होता है। तो ये इतना जो स्टेज आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन स्टेज है। अब लिखेंगे कैसे इसमें, मान लीजिए आपको थ्योरी में लिखना है इसको, तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखने के लिए आप यही लिखेंगे कि प्राइमरी जर्म सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, और माइटोसिस सेल डिवीजन होने के पश्चात 2 नए सेल का निर्माण होता है, और उन 2 नए सेल में क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल के बराबर होती है। फिर इसमें माइटोसिस सेकेंड होता है, और माइटोसिस सेकेंड होने के पश्चात 4 न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। इसके पश्चात माइटोसिस थर्ड होता है, तो माइटोसिस थर्ड होने के पश्चात क्या बनता है, 8 नए सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया स्टूडेंट, क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन स्टेज। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक सेल, फर्स्ट माइटोसिस 2 बने, इन 2 में सेकेंड माइटोसिस 4 बने, 4 में फिर थर्ड माइटोसिस, तो 8 बन गए। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, माने कि अपनी संख्या को बढ़ाते रहना, मल्टीप्लिकेशन। और किसी सेल की संख्या कैसे बढ़ेगी, माइटोसिस सेल डिवीजन हो। तो यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन हो। अब इसके बाद स्टूडेंट हम दूसरे टॉपिक की स्टडी करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, या आप कह सकते हो इसी को ग्रोथ, अर्थात जो आप एम्ब्रियोनिक लिखोगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसे आप ग्रोथ नाम भी दे सकते हो, ग्रोथ। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए रिजर्व फूड मटेरियल की जरूरत होती है। अर्थात यहाँ पे जो 8 नए सेल बने हैं, इन 8 नए सेल को हम 8 न्यू सेल को हम नाम देते हैं ऊगोनिया या ऊगोनियम हो गया।
अब इसी 8 ऊगोनियम में सब ऊगोनियम का डेवलपमेंट होगा, लेकिन अब सभी ऊगोनियम के डेवलपमेंट को हम बाय स्ट्रक्चर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसलिए किसी एक ऊगोनियम के डेवलपमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो इस 8 ऊगोनियम में किसी एक ऊगोनियम का ग्रोथ हमको पढ़ना है। तो ऊगोनियम की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ फेज में जो हम पढ़ेंगे कि ऊगोनियम के ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए, रिजर्व फूड मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि बिना सुरक्षित भोज्य पदार्थ के या बिना न्यूट्रिशन के किसी भी चीज़ का लिविंग का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे इस ऊगोनियम का डेवलपमेंट होने के लिए रिजर्व फूड मटेरियल चाहिए। और ये रिजर्व फूड मटेरियल होता कहाँ है, ये रिजर्व फूड मटेरियल जो एग होता है उस एग के साइटोप्लाज्म में होता है, मीन्स कोशाद्रव्य में होता है। तो कोशाद्रव्य में जो रिजर्व फूड मटेरियल है उसे एब्जॉर्ब कर ऊगोनियम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और ऊगोनियम की वृद्धि के साथ साथ उसमें न्यूक्लियस की वृद्धि होती है, न्यूक्लियोलस की वृद्धि होती है, साइटोप्लाज्म की वृद्धि होती है, माइटोकाइंड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जब किसी सेल की वृद्धि होगी तो क्या होगा, समस्त पार्ट का डेवलपमेंट होगा। तो जब समस्त पार्ट का डेवलपमेंट होगा तो हम ग्रोथ फेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो गया न्यूक्लियर ग्रोथ और दूसरा इसका बनता है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। स्टूडेंट, अब आप सीधे कह सकते हो कि ग्रोथ फेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक न्यूक्लियर फेज, तो न्यूक्लियर फेज में क्या होता है, न्यूक्लियोलस माने केंद्रिका, क्रोमोसोम माने गुणसूत्र और न्यूक्लियस की केंद्रक की वृद्धि होती है। और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ में किसकी वृद्धि होती है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ में साइटोप्लाज्म की वृद्धि होती है। और साइटोप्लाज्म में जितने ऑर्गेनेल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनकी वृद्धि होती है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ में। तो यहाँ पे ग्रोथ कंडीशन इतना है स्टूडेंट, ये हो गया ग्रोथ फेज, अर्थात ये ग्रोथ फेज हो गया। अब हमारे पास तीसरा टॉपिक बचा है स्टूडेंट, और तीसरे टॉपिक को हम कहते हैं मैचुरेशन स्टेज या फेज। तो मैचुरेशन फेज क्या होता है, इसके लिए पढ़ना हमको। अब यहाँ पे जो मैचुरेशन फेज होता है oogonocyte का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ ये है ग्रोथ होने के बाद, ऊगोनिया का जब ग्रोथ हुआ तो ग्रोथ होने के पश्चात क्या बना, प्राइमरी oocyte बना। तो आप कह सकते हो कि ऊगोनिया में ग्रोथ होने के पश्चात क्या बनता है, oocyte का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी oocyte कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब प्राइमरी oocyte में क्या हुआ, यहाँ पे इस प्राइमरी oocyte में हो रहा है मियोसिस। इसमें मियोसिस हुआ, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 2 सेल बना। तो यहाँ पे अभी 2 सेल बना, एक सेल हो गया पोलर बॉडी और एक हो गया सेकेंडरी oocyte। अब इसके पश्चात इसमें क्या होगा, सेकेंडरी oocyte में दोबारा सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा। तो जब सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा इसमें, तो फिर क्या होगा, 2 और नए सेल का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से
सेल का फॉर्मेशन होने के पश्चात पोलर बॉडी सेकेंडरी ओसाइट में माइटोसिस फिर होता है और माइटोसिस डिवीजन के पश्चात दो पोलर बॉडी बनती है, छोटी छोटी दो पोलर बॉडी बनी और पोलर बॉडी के पश्चात एक यहाँ मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो है वो मैच्योर ओवम बन गया। तो इस तरह स्टूडेंट आप केवल इतना लिख सकते हैं, जितना प्रिपरेशन बताया गया, जितना फॉर्मेशन की प्रोसेस को यहाँ डिस्क्राइब किया गया, उतने प्रोसेस को आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में ये नहीं आता है स्टूडेंट, हो सकता है कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। एक नंबर पूछा तो भी आप बता दोगे कि जब किसी मेल में शुक्राणु का निर्माण होता है तब इसे शुक्राणु जनन कहते हैं। या फिर एक नंबर में ये पूछ ले कि अंडाणु जनन क्या होता है, तो जब किसी फीमेल में या स्त्री में अंडे का निर्माण होता है उसे अंड जनन कहते हैं। अथवा ये पूछ ले कि मनुष्य में फर्टिलाइजेशन का वर्णन करो, मनुष्य में निषेचन की विधि बताओ। तो अभी तो हमने क्या किया है, स्पर्मेटोजेनेसिस के पश्चात स्पर्म को तैयार किया और ओवोजेनेसिस के पश्चात क्या, ओवम का फॉर्मेशन किया गया, अर्थात स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की स्टडी करनी होगी हमें। यहाँ फर्टिलाइजेशन क्या है उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो एग्जाम में के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि 4 नंबर में केवल अंड जनन ही पूछ ले, या 4 नंबर में केवल शुक्र जनन की क्वेश्चन पूछ ले, या एक एक नंबर में अभी हमने आपको बताया 5 या 6 क्वेश्चन, उसमें से एक एक नंबर पूछ लिया जाए। वो इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट।